नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी की। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्रकाश प्रदूषण के कारण अगले 2 दशकों में हमारे लिए आकाश में सितारे देखना भी संभव नहीं हो पाएगा। जानेंगे ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग के बारे में। 3 थिएटर कमानों के गठन के लिए तीनों सशस्त्र बलों में आम सहमति बनी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नदी रेत खनन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति को अनिवार्य बनाया और G20 कृषि मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी की है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 को वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और इस पर नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जारी किया गया है। इस तरह की पहली संहिता को 2004 में अपनाया गया था। वर्ष 2014 में उसमें संशोधन किए गए थे। और आइए अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 के मुख्य बिंदुओं पर। NWPC में भारत वन प्रबंधन मानकों को शामिल किया गया है। IFMS यानी भारत वन प्रबंधन मानक 8 व्यापक दिशा निर्देशों और नियमों का एक सेट है। ये दिशा निर्देश और नियम सभी राज्यों पर लागू होंगे। ये सभी 8 मानक व्यापक स्वरूप वाले हैं क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से बल देते हैं मृदा और जल संरक्षण, वन संसाधनों की उत्पादकता और उपयोग, वनों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभों में वृद्धि पर। इसके अलावा वनों और वृक्षों के आवरण का विस्तार और स्थिति तथा नीतियों और कानून तथा संस्थागत फ्रेमवर्क की उपयुक्तता पर। ये मानक भोपाल इंडिया प्रोसेस से विकसित हुए हैं जो कि 1998 में आया था। ये प्रोसेस वन प्रबंधन के लिए 9 वैश्विक पहलों में से एक है। ये संहिता वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन में एक रूपता लाएगी। साथ ही ये देश में अलग अलग वन प्रभागों के लिए कार्य योजना तैयार करने में राज्य वन विभागों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगी। ये संहिता वनों के संधारणीय प्रबंधन के सिद्धांतों को शामिल करते हुए वन प्रबंधन योजना निर्माण के सभी अनिवार्य पहलुओं पर विचार करती है। पहली बार राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 में राज्यों के वन विभागों से निरंतर डेटा संग्रह करने और इसे केंद्रीकृत डेटाबेस में अपडेट करने के लिए कहा गया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्रकाश प्रदूषण के कारण अगले 2 दशकों में हमारे लिए आकाश में सितारे देखना भी संभव नहीं हो पाएगा। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकाश प्रदूषण के बढ़ने से रात में आकाश प्रतिवर्ष लगभग 10% की दर से ज्यादा प्रकाशित होता जा रहा है। प्रकाश प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। विशेष रूप से 2016 के बाद से इसमें और ज्यादा तेजी आई है, जब खगोलविदों ने ये बताया कि दुनिया की लगभग 1/3 आबादी मिल्की वे को नहीं देख पा रही है। ऐसा कृत्रिम प्रकाश जो कि आमतौर पर घरों से बाहर किया जाता है, जो ज्यादा हो, गलत दिशा में हो या बाधा उत्पन्न करने वाला हो, उसे हम प्रकाश प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। प्रकाश प्रदूषण के कई घटक हैं, जैसे कि तीव्र प्रकाश यानी ग्लेयर, अत्यधिक चमक जो देखने में असुविधा पैदा करे, ये प्रकाश प्रदूषण के अंतर्गत है। आकाशीय चमक यानी स्काई ग्लो, आबाद क्षेत्रों में रात्रि में आकाश का चमकना। इसके अलावा प्रकाश का अनुचित उपयोग यानी लाइट ट्रेसपास, अर्थात वैसी जगहों पर प्रकाश का उपयोग जहां इसकी जरूरत नहीं है या फिर जहां ये दूसरों के लिए असुविधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा प्रकाशीय अव्यवस्था यानी क्लटर प्रकाश प्रदूषण के घटक है। क्लटर यानी कि जब किसी एक ही स्थान पर एक साथ कई चमकदार और भ्रमित करने वाली लाइटें लगी होती हैं तो उसे क्लटर कहते हैं। अब इस प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव ये होता है कि विशेष रूप से मनुष्यों और उसके प्राकृतिक शारीरिक चक्रों यानी सर्केडियन रिदम पर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव डालता है। सर्केडियन रिदम शारीरिक, मानसिक और व्यवहार में परिवर्तन है जो 24 घंटे के चक्र का पालन करते हैं। आसान भाषा में कहें तो सर्केडियन रिदम आपके शरीर के भीतर 24 घंटे का एक क्लॉक है जो हमारे स्लीपिंग साइकिल और अलर्टनेस को एनवायरमेंट में हो रहे लाइट के चेंजेस के अकॉर्डिंग रेगुलेट करता है, क्योंकि हमारा शरीर और उसका व्यवहार अर्थ रोटेशन और इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। और ये बायोलॉजिकल सर्केडियन सिस्टम ही है जो ह्यूमन को नए एनवायरमेंट में जाकर के वहां पर एडेप्ट करने में मदद करता है, ताकि वो खान पान, तापमान और रेडिएशन आदि के साथ में तालमेल बैठा सके। इसके कारण खगोलीय अनुसंधान में बाधा आती है। ये रात्रिचर वन्य जीवों, विशेष रूप से पक्षियों के प्रवास करने और शिकार करने में रुकावट पैदा करती है। इसके अलावा प्रकाश प्रदूषण से ऑलिव रिडले जैसे समुद्री कछुओं और स्थलीय जीवों में दिशा भ्रम होता है।
अब बात करते हैं कि प्रकाश प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। प्रकाश की चमक को कम करके प्रकाश प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा नीले सफेद रंग के प्रकाश का कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रकाश में लाल और नारंगी रंग के घटक ज्यादा हों। मोशन सेंसर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि जब जरूरत हो तभी लाइट ऑन हो सके। प्रकाश प्रदूषण पक्षियों और लोगों पर कैसे प्रभाव डालता है ये भी जानते हैं। दरअसल प्रकाश प्रदूषण रात और दिन दोनों समय सक्रिय रहने वाले पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करता है। ये प्रतिवर्ष किसी संरचना आदि से टकराने से लाखों पक्षियों की मौत का कारण बनता है, विशेष रूप से जो पक्षी रात में प्रवास करते हैं। प्रकाश के कारण टकराव से प्रकाश प्रदूषण के कारण इमारतों और अन्य निर्मित संरचनाओं से टकराकर लाखों पक्षियों की मौत हो जाती है। प्रकाश की वजह से दिशा भ्रम होता है, क्योंकि प्रकाश प्रदूषण रात में उड़ने वाले पक्षियों को आकर्षित करता है और उन्हें विचलित करता है। इससे वे प्रकाश वाले क्षेत्र में ही चक्कर लगाते रहते हैं। इससे उनकी संग्रहित ऊर्जा कम हो जाती है और फिर उनके लिए थकावट, शिकार और घातक टक्कर जैसे खतरे पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा प्रकाश प्रदूषण से जैविक चक्र में भी बाधा आती है और इस वजह से पक्षियों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इससे उनका प्रवास, भोजन की खोज, ध्वन्यात्मक यानी कि वोकल संचार आदि प्रभावित होता है और साथ ही उनका दैनिक और वार्षिक जैविक चक्र भी बाधित होता है। प्रकाश प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र में बाधक है। प्रकाश प्रदूषण न केवल पक्षियों बल्कि अन्य जानवरों और पौधों को भी प्रभावित करता है। ये मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी प्रकाश प्रदूषित आकाश के नीचे रहती है। प्रकाश प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और ये नींद संबंधी विकार, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाता है। और अगला टॉपिक साइंस एंड टेक से संबंधित है। ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, BEOSP को ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग या ब्रेन मैपिंग या फिर P300 टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये पूछताछ का एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल तरीका है। इसे किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में छिपी जानकारी को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रणाली के तहत व्यक्ति के समक्ष शब्द, उक्ति यानी कि फ्रेज और चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं और उनके प्रति उसके मस्तिष्क की तरंग रूपी प्रतिक्रियाओं को दर्ज किया जाता है। BEOSP टेस्ट को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें मनुष्य के मस्तिष्क के इलेक्ट्रिकल व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कुछ पॉलीग्राफ टेस्ट की तरह है, लेकिन ये पॉलीग्राफ टेस्ट से अलग है। और वो अलग कैसे है, आइए जानते हैं। दरअसल BEOSP पॉलीग्राफ टेस्ट से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें अभियुक्त से सवाल जवाब नहीं किए जाते हैं और पॉलीग्राफ टेस्ट जनरली अभियुक्तों का किया जाता है जिन पर किसी संगीन जुर्म का आरोप होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में अभियुक्त के शरीर क्रिया विज्ञान के संकेतकों का परीक्षण किया जाता है। इनमें रक्तचाप, स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट, श्वसन और त्वचा की चालकता यानी स्किन कंडक्टिविटी जैसे संकेतक शामिल होते हैं। ब्रेन मैपिंग को पॉलीग्राफ टेस्ट की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग से किसी अपराध में अभियुक्त के संलिप्त होने का पता लगाया जा सकता है। इससे अल्जाइमर जैसे तंत्रिका संबंधी रोगों के निदान और उपचार में मदद मिलती है। इससे किसी व्यक्ति द्वारा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की आशंका का पता लगाकर आतंकवाद रोधी कार्रवाई की जा सकती है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि टेस्ट के निष्कर्षों को न्यायालय में एकमात्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग यानी BEOSP कैसे काम करती है। इसमें सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को पिक्चर या वर्ड दिखाए जाते हैं और उसके बाद में उसके ब्रेन के न्यूरॉन ट्रिगर होते हैं और इससे मस्तिष्क में तरंगें उत्पन्न होती हैं। इससे मस्तिष्क में इलेक्ट्रिकल संकेत प्रतिक्रियाओं के रूप में संचित हो जाते हैं, जिसे मेमोरी एंड एनकोडिंग रिलेटेड मल्टीफेस्टेड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक रिस्पॉन्स यानी मर्मर कहा जाता है। इन रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करने के लिए सिर पर इलेक्ट्रोड से युक्त एक उपकरण लगाया जाता है। इसे फिट या प्लेस किया जाता है। ये P300 मर्मर जो कि एक स्कैल्प ERP या EEG मस्तिष्क तरंगों को मापता है। फिर इससे एनालॉग सिग्नल उत्पन्न होते हैं। फिर EEG एम्पलीफायर के जरिए पूरे डेटा की स्टडी की जाती है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा संचालित होता है और इससे व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने का पता चल जाता है। 3 थिएटर कमानों के गठन के लिए तीनों सशस्त्र बलों में आम सहमति बन गई है। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में 2024 तक 3 थिएटर कमानों की स्थापना करने पर सहमति बन गई है। इनमें से प्रत्येक कमान का नेतृत्व एक वरिष्ठ 3 स्टार जनरल करेगा।
जो कि लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल या फिर वाइस एडमिरल हो सकता है। ये तीनों कमान चीन से लगी उत्तरी सीमा, पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा और प्रायद्वीपीय भारत के लिए समुद्री कमान का प्रबंधन करेंगी। इसमें एक वायु रक्षा कमान के मूल प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। किसी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए स्थापित तीनों सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना की एकीकृत कमान को थिएटर कमान कहते हैं। इसके अंतर्गत तीनों बलों से एक निश्चित संख्या में सैन्य कर्मी नियुक्त किए जाते हैं। ये एक कमांडर के अधीन होती है। शेकटकर समिति और कारगिल समीक्षा समिति ने भी थिएटर कमान के गठन की सिफारिश की थी। भारत में कुल 19 सैन्य कमान हैं। इनमें से 17 सेवा आधारित हैं। इनमें 7 थल सेना से संबंधित हैं, 7 वायुसेना से संबंधित हैं और 3 नौसेना से संबंधित हैं। वर्तमान में भारत में केवल 2 संयुक्त कमान हैं, अंडमान और निकोबार कमान, ये एक भौगोलिक कमान है, और दूसरी है सामरिक सैन्य कमान, ये एक कार्यात्मक कमान है जो देश के परमाणु शस्त्रागार का प्रबंधन करती है। थिएटर कमान का महत्व इसलिए है क्योंकि ये लागत प्रभावी तरीके से एक ऐसे तंत्र का निर्माण करती है जो युद्ध के दौरान एकीकृत रूप से सैन्य संचालन को सक्षम करता है। इससे तीनों सेनाओं के बीच सहक्रिया और समन्वय बढ़ाने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का अधिक प्रभावी प्रबंधन करने में मदद करेगी। इससे कारागार योजना बनाने और सैन्य अभियानों में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नदी रेत खनन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति को अनिवार्य बनाया। एनजीटी ने आदेश दिया है कि नदियों से रेत के खनन के लिए संबंधित एसपीसीबी से सहमति लेना अनिवार्य है। एनजीटी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 2 महीने का समय दिया है ताकि इसे समान रूप से लागू किया जा सके। इसके तहत 1 सितंबर 2023 से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त किए बिना देश में किसी भी नदी से रेत खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेत खनन मुख्य रूप से किसी खुले गड्ढे से रेत निकालने की प्रक्रिया है। हालांकि कभी-कभी समुद्रों, नदी के किनारों और समुद्र तटों से लगे अंतर्देशीय टीलों का भी खनन किया जाता है। रेत को खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 3E में गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के पास होता है। अविनियमित रेत के खनन के कई प्रभाव हैं। ये नदी के तल को विरूपित करता है, नदी के मार्ग में अनावश्यक बदलाव करता है, ये नदी तट का अपरदन करता है, बाढ़ जैसी घटनाओं को बढ़ावा देता है, भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करता है और जलीय जीवों तथा समुद्री जीवों के पर्यावास को नष्ट करता है। अविनियमित रेत खनन को रोकने के लिए कई पहलें की गई हैं, जैसे कि पर्यावरण मंत्रालय ने संधारणीय रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश वैज्ञानिक तरीके से रेत खनन और इसके पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन पद्धतियों को प्रोत्साहित करते हैं। खान मंत्रालय ने सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क 2018 तैयार किया है। इसमें रेत के वैकल्पिक स्रोतों की परिकल्पना की गई है। इसमें महीन रॉक से प्राप्त मैन्युफैक्चर्ड सैंड यानी एम सैंड शामिल हैं। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। G20 देशों ने पहली बार एक सहमति आधारित परिणाम दस्तावेज को स्वीकार किया है। इस दस्तावेज का शीर्षक है आउटकम डॉक्यूमेंट्स एंड चेयर्स समरी। इस बैठक में 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों को रेखांकित किया गया है। खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ाने के लिए कृषि विविधता को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में सुधार करना शामिल है। संधारणीय कृषि उत्पादन के लिए जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का वित्त पोषण करना, लचीली कृषि आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से समावेशी समृद्धि को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण और कृषि डेटा प्लेटफॉर्म्स के मानकीकरण पर बल देना शामिल किया गया है। परिणाम दस्तावेज में 2 परिणामों का उल्लेख किया गया है। एक है डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत। इन सिद्धांतों में G20 सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकटों से निपटने में, सुभेद्य देश और आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करने में, खाद्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और पोषक खाद्य तक पहुंच प्रदान करने में तथा जलवायु स्मार्ट और जलवायु लोचशील कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करने आदि में इस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स और अन्य प्राचीन खाद्यान्न अनुसंधान पहल यानी महर्षि। महर्षि पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 और उसके बाद मिलेट्स और अन्य प्राचीन अनाजों के बारे में अनुसंधान सहयोग को आगे बढ़ाना और इसके संबंध में जागरूकता पैदा करना है। इस बैठक में भारत ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि आगामी दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 की पूर्ण सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। अफ्रीकी संघ 55 सदस्य देशों से बना हुआ है। ये अफ्रीका महाद्वीप के सभी देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। तपस यानी टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस, मानव रहित हवाई वाहन यूएवी। भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दूरस्थ ग्राउंड स्टेशन से INS सुभद्रा पर तापस यूएवी की कमान और नियंत्रण क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। तपस 201 को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्यूरेंस यूएवी है। इसे बेंगलुरु स्थित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE ने डिजाइन और विकसित किया है। ये मीडियम रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिक, लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिंथेटिक अपर्चर रडार जैसे पेलोड के अलग अलग संयोजनों को ले जाने में सक्षम है। ये दिन और रात दोनों अवधियों में मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसकी एंड्योरेंस 18 घंटे से ज्यादा है और ये 28,000 फीट की ऊंचाई तक कार्य करने में सक्षम है। एंड्योरेंस का मतलब है किसी विमान या UAV के एक बार ईंधन पर हवा में उड़ते रहने की क्षमता। ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। अगला टॉपिक है वन हेल्थ अप्रोच। यूरोपीय आयोग ने वन हेल्थ अप्रोच में रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए कार्रवाइयों के संकल्प को अपनाया है। इस संकल्प में कई कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि AMR के खिलाफ राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को मजबूत करना, AMR और रोगाणुरोधी खपत की निगरानी और जांच प्रणाली को मजबूत करना, वन हेल्थ मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को संतुलित और अनुकूलित करने के लिए एक एकीकृत तथा समेकित दृष्टिकोण है। ये जानवरों और मनुष्यों में जूनोटिक रोग के प्रकोप को रोक सकता है, खाद्य संरक्षण और सुरक्षा में सुधार कर सकता है, AMR संक्रमण को कम कर सकता है और मानव तथा पशु स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। भारत के उपराष्ट्रपति ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए हैं। श्रेणीवार प्रमुख विजेताओं में शामिल है सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश और सर्वश्रेष्ठ जिला गंजाम ओडिशा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार ने 2018 में शुरू किया था। दूसरे और तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 और 2020 के लिए दिए गए थे। कोविड महामारी की वजह से 2021 में ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार का उद्देश्य देश में जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए अलग अलग हितधारकों को प्रोत्साहित करना है। आर्किड। हाल ही में दार्जिलिंग की पहाड़ियों में वाइल्ड आर्किड, विशेष रूप से एपिफाइटिक आर्किड के प्रसार में गिरावट दर्ज की गई है। वाइल्ड आर्किड ऐसे आर्किड हैं जो बिना किसी मानव प्रयास के किसी विशेष क्षेत्र या पर्यावास में प्राकृतिक रूप से उगते और विकसित होते हैं। आर्किड आर्किडेसी कुल से संबंधित होते हैं। ये चमकीले प्रकाश में पनपते हैं। उगने के मौसम के हिसाब से इन्हें 3 तापमान समूहों ठंडा, मध्यम और गर्म में विभाजित किया जाता है। आर्किड की अधिकतर प्रजातियां उष्णकटिबंधीय वनों में उगती हैं। हालांकि इनकी कुछ प्रजातियां अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में, समुद्र के किनारे और टुंड्रा प्रदेशों में पाई जा सकती हैं। आर्किड को सजावटी कार्यों, मानव उपयोग और औषधीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। एलिगेटर गार फिश यानी एट्रैक्टोस्टियस स्पैटुला। हाल ही में कश्मीर की डल झील में एक गैर स्थानिक एलिगेटर गार फिश पाई गई थी। ये प्रजाति स्थानिक मछली प्रजातियों के लिए खतरा साबित हो रही है। एलिगेटर गार फिश रे फिन वाली यूरीहेलाइन प्रकार की मछली है। ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली ताजा जल की सबसे बड़ी मछलियों में से एक, साथ ही ये गार कुल की सबसे बड़ी प्रजाति भी है। इस प्रजाति को कभी कभी तराई वाली नदियों के पश्च जल में तथा मुहाने और खाड़ी के लवणीय जल में भी देखा जा सकता है। इस शिकारी मछली में एलिगेटर जैसा सिर और रेजर जैसी धार वाले दांत होते हैं। इसे भारत के कुछ हिस्सों जैसे कि भोपाल, केरल और महाराष्ट्र तथा कोलकाता के जलाशयों में भी पाया गया था। IUCN में इसे लीस्ट कंसर्न की स्थिति में रखा गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। ये एक वार्षिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार को 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग संबंधी भेदभावों से परे होकर सभी व्यक्तियों को दिया जा सकता है। पुरस्कार के तौर पर 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा वस्तु दिए जाते हैं। इसके पिछले पुरस्कार विजेताओं में इसरो और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन शामिल हैं।
अगला टॉपिक है हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत के 6500 उच्च नेट वर्थ वाले व्यक्ति शायद देश छोड़ सकते हैं। विश्व स्तर पर अपने मूल देश को छोड़कर जाने वाले HNWIs यानी हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन यानी उच्च नेट वर्थ वाले व्यक्ति की ये दूसरी सबसे अधिक अनुमानित संख्या है। उच्च नेट वर्थ वाले लोगों को करोड़पति के रूप में भी जाना जाता है। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास $1 मिलियन या उससे अधिक की निवेश योग्य परिसंपत्ति है। भारत से बाहर जाने वाले उच्च नेट वर्थ वाले व्यक्तियों के लिए संभावित शीर्ष 5 गंतव्य हो सकते हैं: ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। उच्च नेट वर्थ वाले लोगों द्वारा अन्य देशों को जाने का निर्णय लेने के प्रमुख कारक हैं। एक तो दूसरे देशों में राजनीतिक स्थिरता, कम कराधान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भूजल दोहन से पृथ्वी के अक्ष में झुकाव। एक नए अध्ययन में ऐसा पाया गया है कि 1993 और 2010 के बीच की गई भूजल निकासी ने पृथ्वी को लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुका दिया था। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ऐसे स्थानों पर अवस्थिति है जहां इसकी धुरी सतह को काटती है। हालांकि ये निश्चित नहीं है। पृथ्वी के द्रव्यमान वितरण में अंतर के कारण इसकी धुरी और ध्रुवों की अवस्थिति में बदलाव होता रहता है। संपूर्ण पृथ्वी में परिसंचरित होने वाले जल के कारण पृथ्वी के द्रव्यमान का वितरण निर्धारित होता है। टेलीग्राम बॉट। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीग्राम बॉट्स व्यक्तियों के निजी डेटा का दुरुपयोग कर रहे हैं। टेलीग्राम बॉट्स ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो यूजर्स या फिर अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। टेलीग्राम पर बॉट्स ऐसे लघु एप्लीकेशंस हैं जो पूरी तरह से प्लेटफॉर्म के भीतर संचालित होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के कार्य या सेवा करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। हालांकि इनमें सभी सुरक्षित नहीं होते हैं। बॉट्स को प्लेटफॉर्म पर ऐसे विशेष अकाउंट के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है जिन्हें सेटअप करने के लिए फोन नंबर की जरूरत नहीं होती है। यूजर्स बॉट्स को कमांड भेज सकते हैं जिसका वे प्रासंगिक जानकारी के साथ जवाब देते हैं। इसके अलावा वे ऐसे कार्य भी करते हैं जिन्हें करने के लिए उन्हें डिजाइन किया गया है। मोबाइल सैटेलाइट सर्विस टर्मिनल्स। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 13 तटीय राज्यों में कम से कम 1 लाख मोटर युक्त और मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर मोबाइल सैटेलाइट सर्विस टर्मिनल लगा रही है। NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। ये प्रणाली भारत की अपनी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नाविक से संचालित होगी। नाविक यानी नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसका लाभ ये होगा कि समुद्र में जहाजों के साथ बेहतर संचार स्थापित करने में मदद मिलेगी। मछुआरों को बेहतर सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। अधिक कुशलता से भारतीय जल क्षेत्र की निगरानी की जा सकेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।